तो यार चलो अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। और हमारी पढ़ाई हम तभी चालू करते हैं जब हम बोलते हैं कि आई लव केमिस्ट्री, मुंह केमिस्ट्री से प्यार करूं छू। ठीक है, आई लव केमिस्ट्री, हमको केमिस्ट्री से प्यार है। हमको क्या है भैया, हमको केमिस्ट्री से प्यार है, क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री से प्यार नहीं है तो केमिस्ट्री आपसे प्यार नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको केमिस्ट्री से प्यार है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा कि आई लव केमिस्ट्री। आप जितना केमिस्ट्री को प्यार करोगे, केमिस्ट्री आपको उतना ही पलट के प्यार करने वाली है। और अगर केमिस्ट्री आपको प्यार कर लेगी तो फिर बस भैया हो जाएगा एग्जाम पार, आप फोड़ दोगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि यार ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली 20 से 30 सेकंड में आपको 4 नंबर देके जाती है, जो मिनिमम पॉसिबल टाइम है इतने नंबर स्कोर करने का। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप केमिस्ट्री को एक्चुअली में फोड़ना चाहते हो तो आपको पहले समझना पड़ेगा। आप बिना समझे डायरेक्टली रट्टा मार के केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। आज के चैप्टर से ये प्रूव हो भी जाएगा कि अगर आपने ऑर्गेनिक को या इनऑर्गेनिक को, फिजिकल तो वैसे भी नहीं रटी जा सकती, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए लोग ऐसा सोचते हैं, अगर इसको रटने की कोशिश करी तो आपकी बर्बादी पक्की है। तो अगर आप बर्बाद होना चाहते हो तो रट लेना, और अगर आबाद होना चाहते हो, केमिस्ट्री में नंबर लाना चाहते हो, तो पहले समझ लेना, बार बार नोट्स, एनसीईआरटी, माइंड मैप्स रिवाइज कर लेना, और लास्ट में एकदम एग्जामिनेशन में हम किसी चीज को जल्दी कर पाए तो उसको याद कर लेना। SDY, दिस इज SDY टेक्निक, समझो, देखो एंड याद करो। ये क्या है, ये एक SDY टेक्निक है। पहले समझेंगे, फिर देखेंगे और फिर याद करेंगे, तो बहुत मजा भी आने वाला है। पूरा मैकेनिज्म बेस्ड है, सारी चीजें समझाते हुए चलूंगा बेसिक से, कुछ भी भगाएंगे नहीं, आज प्यार प्यार से करेंगे, एक एक चीज को हम समझेंगे और फोड़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का हम रिवीजन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमको ये पूछना है कि केमिस्ट्री क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिस्ट्री इज बेसिकली नथिंग बट यार, जो एनवायरनमेंट में फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो उनकी स्टडी होती है। एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ये होता है कि यार दो चीजें होती है। मान लो हमारे कोई रिएक्टेंट है A + B, ये आके मिले, इन्होंने कोई C प्रोडक्ट बना लिया, या फॉर एग्जांपल ये AC प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, जो भी ABC प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, या इन्होंने जो भी प्रोडक्ट बनाया, तो हमको ये समझना होता है यार रिएक्शन कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्या है। ठीक है, दूसरी बात, रिएक्टेंट कौन है, उसके बाद प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो कोई भी रिएक्शन जो होता है जिंदगी में, उसमें बहुत सारी चीजें हमको देखने की होती हैं। क्या क्या चीजें देखने की होती है वो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, एक एक्टिवेशन एनर्जी नाम की चीज होती है। दिस इज रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक्स। अगर आपकी ये क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुनना, हर एक प्रोडक्ट को बनने के लिए रिएक्टेंट्स के पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो ये मेरा AB कंपाउंड है, तो A, इसके पेन का कलर, मान लो ये मेरा AB कंपाउंड है, तो A और B के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी कहां से आएगी, वो एनर्जी C वाले कंपाउंड से आएगी, जिसको हम इसकी तरफ मारेंगे। तो एक तो चीज होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपके प्रोडक्ट के पास, मतलब आपके रिएक्टेंट्स के पास एक गुड इनफ एनर्जी होनी चाहिए है। इस वाले केस में A और B टकराएंगे, मतलब ये BC है, A इससे टकराएगा, AB प्रोडक्ट बनाएगा, तो A और B को टकराना है। अगर मान लो A C से टकरा गया तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक्स है, अभी हम हेलो एल्केन हेलो एरीन पे आए नहीं है, बेसिक्स बता रहा हूं। तो जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है ओरिएंटेशन। जिनको आपस में मिलना है उन्हीं को टकराना पड़ेगा। कोई भी दो रैंडम चीजें टकराने से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि कोई भी उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, चीजों को आपस में सही से टकराना पड़ेगा। तो यार इसका हम एनिमेशन से इसको देख लेते हैं। इस तरह का मतलब ये एनिमेशन होता है। देखो, हमने कम एनर्जी पे टकराया, BC के बीच में बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, AC के बीच में बॉन्ड, AB के बीच में बॉन्ड नहीं बना, तो आपको गुड इनफ देनी पड़ेगी। देखो, हमने कम एनर्जी दी तो बॉन्ड नहीं बना, कम एनर्जी देने पर बॉन्ड नहीं बनेगा, तो आपको रिएक्टेंट्स को सफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, रिएक्टेंट्स को क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आपने रिएक्टेंट्स को एनर्जी नहीं दी, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं भाई इस बार थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा के, मैंने और एनर्जी बढ़ाई, फिर भी रिएक्शन नहीं हुआ, और एनर्जी बढ़ाई, फिर भी रिएक्शन नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं कि जितनी एनर्जी एक्चुअली में रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा, भाई अभी हमने यहां तक एनर्जी क्रॉस नहीं कराई तो भी रिएक्शन नहीं हुआ,
पर अगर मैं ये बढ़ा देता हूं तो रिएक्शन हो गया। आप देखो AB प्रोडक्ट बन गया। तो हमको एक चीज तो ये समझनी पड़ेगी कि यार आपको सफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन करवाना चाहते हो तो। और दूसरी चीज जो कंडीशन होती है कि इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर A और B के बीच में प्रोडक्ट बनना है तो A को B से टकराना पड़ेगा, वो C से टकरा के काम नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें हमको किसी भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में देखनी होती है। ये सारी चीजों पे हम आज के बाद बात करने वाले हैं कि यार सबस्ट्रेट कौन सा है। सबस्ट्रेट मतलब जिस पे अटैक होने वाला है, जो रिएक्टेंट बदलने वाला है, जो प्रोडक्ट बनाने वाला है। अटैक आके कौन कर रहा है, इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कौन कर रहा है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। वो भी डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, रिएक्टेंट्स तो डिसाइड करेंगे ही कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, बेस आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, न्यूट्रल स्पीशीज आ रही है, चल क्या रहा है, ट्रांजिशन स्टेट कितनी स्टेबल बन रही है। जितनी ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कम होगी, मतलब उतने ही कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा। जितना स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन उतनी आगे जाएगी। सॉल्वेंट कौन सा है, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे सॉल्वेंट का रोल, और हम साथ में देखेंगे कि यार ओरिएंटेशन क्या है। तो ओरिएंटेशन तो हमने देख लिया। अब सबसे पहली चीज जो हमको समझनी है, इलेक्ट्रोफाइल। बहुत सारे तरह के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज, भाई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है, प्यार है, बहुत अट्रैक्शन है, तो इसलिए उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं। इनके साथ जिंदगी में क्या समस्या है कि इनके साथ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, जिनके कारण इनके पास डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्षमता रखते हैं। तो ये सारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो जनरली जो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं और जिनके पास एक डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज है मॉलिक्यूल के अंदर, वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, जिसको न्यूक्लियस से मोहब्बत है, पॉजिटिव चार्ज से मोहब्बत है, जिनकी जिंदगी का एम है कि हमको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसको तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज से प्यार आएगा ही सही। नो वन वांट्स अ चार्ज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में कोई भी चार्ज नहीं चाहता है। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जब तक आप एरोमेटिक वगैरह नहीं हो रहे तो आप कोशिश करते हो कि आप न्यूट्रल रहो। वैसे भी जिंदगी में भी न्यूट्रल रहना बेस्ट होता है, वरना गुस्सा आता है, रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझ में आता है यार न्यूट्रल रहेंगे तो बढ़िया है। पर न्यूट्रल रहने के बावजूद भी आपके पास लोन पेयर नाम की चीज जब आ जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसको डोनेट करना ही बढ़िया बेटर है। बॉन्ड बनाऊंगा, दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा तो मेरी एनर्जी और ज्यादा स्टेबलाइजेशन की तरफ से जाएगी, मैं ओवरऑल और ज्यादा स्टेबलाइजेशन की तरफ से जाऊंगा। तो बच्चों समझिएगा, न्यूट्रल रहने से मेरा मतलब स्टूडेंट लाइफ में तो न्यूट्रल ही रहना चाहिए है। बाकी ये लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज है, ये भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। हाइड्रोकार्बन में हमने देखा था मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में, जहां पे हम एल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे। बेंजीन डोनेशन करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने देखा था, ये भी डोनेशन करता है। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल डोनेशन या तो C- के कार्बन से हो सकता है या नाइट्रोजन के लोन पेयर से हो सकता है। सिमिलरली यहां पे भी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से हो सकता है। तो 4 तरह के होते हैं। अब सॉल्वेंट कितने तरीके के होते हैं, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर कोई सा भी रिएक्शन है, बहुत ध्यान से सुनना, कान लगा के सुनना, कोई सा भी रिएक्शन है जहां पे चार्जेस फॉर्म हो रहे हैं, चार्जेस आर फॉर्म्ड, वो बिना सॉल्वेंट के नहीं हो सकती, बिना सॉल्वेंट के नहीं हो सकती। आपके अगर चार्जेस फॉर्म हो रहे हैं तो आपको सॉल्वेंट चाहिए है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का एक काम होता है कि अगर चार्जेस फॉर्म होते हैं तो वो उसको स्टेबलाइज करता है। दूसरा क्या होता है कि रिएक्टेंट्स, दूसरा क्या होता है, साथ साथ में मेरे बोलते जाओ मन मन में, या अगर आसपास कोई नहीं है तो मुंह से जोर जोर से भी बोल सकते हो, याद हो जाएगा। रिएक्टेंट्स नीड अ प्लेस टू मीट। आपको मान लो किसी के साथ कुछ करना है, आपको किसी से कुछ नया रिश्ता बनाना है, आपकी जब शादी होएगी तो आप लड़की देखने भी तो जाओगे, अगर आपकी पहले से कोई नहीं है तो आपको एक जगह चाहिए होगी उससे मिलने के लिए। वो जगह जनरली सॉल्वेंट प्रोवाइड कराता है। बहुत कम ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हवा में हो जाते हैं, तो हमको एक मीडियम भी चाहिए होता है रिएक्शन करने के लिए। अब बच्चों को इसमें बहुत मजा आएगा क्योंकि ये इधर उधर की बात है, मैं पढ़ाई की बात से समझाता तो उतना मजा नहीं आता। हमारा तरीका ये हो गया पढ़ने का। आपको केमिस्ट्री की फील लेनी पड़ेगी। आप सोच के देखो, दो रिएक्टेंट से बेचारे जाएंगे कहां, उनको अगर रिएक्शन करना है तो मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट मीडियम भी प्रोवाइड करता है। तो सॉल्वेंट प्रोवाइड्स अ मीडियम, अ प्लेस फॉर द सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग स्पीशीज टू रिएक्ट।
अदर देन दिस इट कैन आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन चार्जेस को स्टेबलाइज करके। तीन तरह के सॉल्वेंट होते हैं जिंदगी में। पहला होता है नॉन पोलर, जिसमें बिल्कुल भी चार्जेस नहीं होते, जैसे CCl4। CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसका डायपोल मोमेंट 0 है। पोलर दो तरह के होते हैं, पोलर प्रोटिक जैसे पानी। पोलर प्रोटिक मतलब जो पॉजिटिव चार्ज को भी स्टेबलाइज कर दे और नेगेटिव चार्ज को भी स्टेबलाइज कर दे। पोलर एप्रोटिक जैसे DMF, ये सिर्फ कैटायन को स्टेबलाइज कर पाते हैं, एनायन को स्टेबलाइज नहीं कर पाते। तो यहां पे लिख रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि ये दोनों को स्टेबलाइज कर देंगे। पोलर प्रोटिक के ऊपर बना रहा हूं पॉजिटिव क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, जब आप SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, जब आप SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ रहे होंगे तो इसकी एप्लीकेशन आएगी, तब नहीं बताऊंगा कौन किसको स्टेबलाइज करता है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने अभी सुन लिया होगा अच्छे से। पोलर एप्रोटिक, ये सारे आपको एग्जांपल जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये आपको याद करने हैं। इसके अलावा आपने DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड और THF, ठीक है। अब दो चीजें होती है दुनिया में, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है बेस। ज्यादातर दुनिया इनमें कंफ्यूज होती रहती है। क्या बोल रहा हूं मैं? एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है बेस। ज्यादातर दुनिया इनमें कंफ्यूज ही होती रहती है कि यार कौन सी चीज क्या है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो ये मेरी A स्पीशीज है, इस पे अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो AN बनाएगा। क्या करेगा? अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो AN बनाएगा। न्यूक्लियोफाइल को सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना पड़ता है, न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाने आता है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो बॉन्ड बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के साथ, ठीक है। पर बेस क्या करता है? बेस क्या करता है? बेस इसके H को खा के जाता है। ये मैंने क्या बना दिया? A नहीं है यहां पे। बेस क्या करता है? बेस इसके H को खा के जाता है। तो दोनों का नेचर अलग अलग होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों का नेचर अलग अलग होता है। जो न्यूक्लियोफाइल है वो बॉन्ड बनाता है और जो बेस है वो H को खाता है। तो अब देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिस इज डिफाइंड एज अ टेंडेंसी ऑफ एनी स्पीशीज टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ H+ निकालने की उसकी एबिलिटी को डिफाइन करता है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा? जो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बेस कौन अच्छा? जो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ H+ को निकाल सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा हो गया? जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से देगा। बेस कौन अच्छा हो गया? जो H+ को ज्यादा अच्छे से खाएगा, ठीक है। अब सॉल्वेंट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन बेकार न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो क्या करेगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बहुत सारे पानी है। F- की साइज छोटी होने के कारण ये इसकी चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। पेन गिर गया, सॉरी। इसकी चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। आई होप कि चल रहा हो। चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण आयनिक मोबिलिटी में मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि पानी के मॉलिक्यूल्स आके इससे चिपक जाते हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। तो जितनी छोटी साइज होगी उतनी ज्यादा पानी की लेयर्स इससे अट्रैक्ट हो जाएंगी। पानी की लेयर क्यों अट्रैक्ट होगी सर? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, F के ऊपर माइनस है। डेल्टा पॉजिटिव और माइनस आयन डायपोल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? आयन डायपोल बॉन्ड का। आयन जितना छोटा होगा लेयर्स उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। तो इसके ऊपर जो चार्ज था उस चार्ज को पानी ढक लेता है। किसको ढक लेता है? चार्ज को। मतलब पानी क्या कर लेता है? पानी जो है वो चार्ज को ढक लेता है। न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा होता है? जो चार्ज डोनेट कर सकता है। पर F- का तो आपको चार्ज दिख ही नहीं रहा क्योंकि उसके चार्ज को तो पानी ने ढक लिया। तो इसीलिए अगर हम एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बात करेंगे तो साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। जितना ज्यादा आयन का आप साइज कर दोगे फॉर सेम चार्ज, वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में मैंने बोला था ये आपको एप्लीकेशन आएगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ पॉजिटिव आयंस को सॉल्वेट करता है, नेगेटिव आयन से वो बात भी नहीं करता है। तो इसका मतलब कि यार जितना छोटा, कोई सॉल्वेशन तो हुआ नहीं, तो जितना छोटा आयन होगा वो उतना ही ज्यादा फड़फड़ाएगा क्योंकि उसके ऊपर चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। सर छोटे होने से क्या फर्क पड़ रहा है? यार मेरे पास बताओ, मेरे पास एक ये डब्बा है, मेरे पास एक ये रूम है, छोटा सा रूम है, मैंने इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भर दिए। मेरे पास एक ये बहुत बड़ा रूम है, मैंने उसमें आराम आराम से इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो ये छोटा डब्बा A है, बड़ा डब्बा B है, दोनों में चार्ज की मात्रा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकदम सेम है। तो रिपल्शन किस में ज्यादा लगेगा? A में रिपल्शन ज्यादा लगेगा कि B में ज्यादा रिपल्शन लगेगा? फटाफट से मेरे को बताओ। A ज्यादा रिपल्शन लगाएगा कि B में ज्यादा रिपल्शन लगेगा? A ज्यादा अनस्टेबल है। मतलब फ्लोरीन क्या चाहता है कि मैं फटाफट से अपना चार्ज
दे दूं तो वो फटाफट से अपना चार्ज दे देगा। तो जो ज्यादा अच्छा चार्ज देगा वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। जो ज्यादा अच्छे से अपने चार्ज को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये तो सॉल्वेंट का इफेक्ट हो गया। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो जिसकी साइज ज्यादा वो बेटर न्यूक्लियोफाइल, और अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो जिस एनायन की साइज कम वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो उल्टा हो जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलाइड न्यूक्लियोफिलिसिटी जैसा ही ऑर्डर फॉलो करती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, तो पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इसका उल्टा ऑर्डर हो जाता है। तो इसको आपको याद करना है। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं पोलर प्रोटिक में तो वो कैसी आएगी भाई? अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं पोलर प्रोटिक के अंदर तो F माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है Cl माइनस से, Cl माइनस की Br माइनस से, Br माइनस की I माइनस से। पर अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं तो इसका उल्टा ऑर्डर आएगा। अगर हम बात करें पोलर एप्रोटिक की तो उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एकदम सेम है। तो इसको आप की पॉइंट मान लो, इसको याद कर लेना, ठीक है। इसको आपको याद करना है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पोलर प्रोटिक में उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी से उल्टा आता है और पोलर एप्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी जैसा ही एग्जैक्ट ऑर्डर आता है बेसिक स्ट्रेंथ का। किसमें? अपने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल का क्या काम है? मैंने आपसे बोला था कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो बॉन्ड बनाएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब यार एक बात बताओ, मैं इलेक्ट्रॉन रिच हूं, मैं इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूं, इस O- को बाहर निकाल के, किसी एक ग्रुप को बाहर निकाल के, तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लेके इस कार्बन को अप्रोच कैसे करूं? मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, इसकी साइज बड़ी होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो बड़े बड़े होने के कारण आपस में रिपल्शन बहुत लगेगा। तो यार अगर आपके पास अगर मान लो ये मैं खुद न्यूक्लियोफाइल हूं, मान लो, चलो एक उल्टा केस का एनालिसिस कर लेते हैं, इसको हटाओ। मान लो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ये जो स्पीशीज यहां पे आपको दे रखी है CH3C CH3 CH3O-, अगर मान लो मैं इसको एक न्यूक्लियोफाइल बोलता हूं तो ये बहुत बड़ा भारी न्यूक्लियोफाइल है। इसका चार्ज क्लाउड बहुत ज्यादा बड़ा है। चार्ज क्लाउड बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण अगर मान लो इसको कोई ऐसी स्पीशीज पे अटैक करना है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कोई एक ऐसी स्पीशीज है, ये वाली मेरी स्पीशीज है, इस पे Cl है, मैं यहां पे जाके SN2 रिएक्शन करना चाहता हूं, बैक साइड से अटैक करना चाहता हूं, तो यार यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आपको किसी को न्यूक्लियोफाइल अच्छा बनाना है तो उसकी साइज छोटी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा बने तो आप ये चाहोगे कि यार उसकी साइज छोटी हो ताकि वो कार्बन के एटम को इजीली अप्रोच कर पाए। इतने बल्कि किसी भी आदमी को आप अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बनाओगे। पर क्योंकि यहां पे प्लस आई बहुत ज्यादा लग रहा है, तो ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना या हाइड्रोजन को तोड़ के निकालना इजी हो जाएगा। तो अगर बल्कियर है कोई सा अपना ग्रुप नेगेटिव चार्ज वाला तो वो बेस तो स्ट्रांग होगा पर न्यूक्लियोफाइल पुअर होगा, ठीक है। तो जैसे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इज अ वेरी गुड बेस पर अ वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल। पर इथॉक्साइड अगर है, यहां पे कोई स्टेरिक रिपल्शंस नहीं है, तो ये बेस तो वीकर है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा है। ये H+ खाने की बजाय कार्बन के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद करेगा, ठीक है। तो ये बेस बुरा है पर न्यूक्लियोफाइल अच्छा है। तो जनरली बता रहा हूं कि जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है वो बुरा बेस होता है, और जो अच्छा बेस होता है वो बुरा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। एक होता है लीविंग ग्रुप एबिलिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, मेरे पास एक CX बॉन्ड है, एक न्यूक्लियोफाइल आया, वो इसको अटैक मारा और ये X बाहर चला गया, तो ये जो X- है इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। LG इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये छोड़ के जा रहा है, ये निकल रहा है, ये आउटसाइड द फैमिली जा रहा है, ये टाटा बाय बाय कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। अब एक बात बताओ, ये लीविंग ग्रुप अपने साथ क्या लेके जा रहा है? आप ही बताओ, मैं नहीं बता रहा। ये लीविंग ग्रुप अपने साथ क्या लेके जा रहा है? ये यहां से क्या लेके जा रहा है? दहेज में ये नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा है। एक लिविंग ग्रुप क्या लेके जा रहा है? तो अगर वो नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा है तो वो क्या चाहेगा कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड हो। वो क्या चाहेगा कि यार मेरे ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना वो स्टेबल होना चाहिए यार लाइफ में।
अगर आप मेरे को नेगेटिव चार्ज दे रहे हो तो मेरे पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए। तो इसका मतलब कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? जिसके ऊपर एनायन स्टेबल होगा। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? जिसके ऊपर एनायन स्टेबल होगा। और आपको यह पता है कि अगर मान लो मैं बात करूं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस की, तो I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो आयोडीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप और फ्लोरीन शायद वन ऑफ द पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप्स है। फ्लोरीन को बाहर निकालने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है, पर फ्लोरीन कार्बन को छोड़ के नहीं जाता। तो अगर हम डाउन द ग्रुप देखेंगे तो साइज जीतेगा, और जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाता जाऊंगा मेरी लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाता जा रहा हूं लिविंग ग्रुप एबिलिटी मेरी बढ़ती जा रही है। तो जितना बुरा बेस होगा उतना ही बढ़िया लिविंग ग्रुप भी होगा। ठीक है, तो अगर हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें, लिविंग एबिलिटी कुछ ग्रुप्स की, तो भाई आयोडीन बेस्ट है। इसमें भी आप देख लो यार, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएगा। अगर सब सेम पीरियड के हैं तो सेम ग्रुप में साइज मैटर करता है। जिसका साइज ज्यादा बड़ा वो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप। सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर करती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप। और अगर आपके ये सारे इफेक्ट्स लग रहे हैं तो जो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट RS है, इधर 2 है, इधर रेजोनेंस है, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसका प्लस आई इसको काफी अनस्टेबल बना रहा है। तो ये ऑर्डर लिविंग ग्रुप का आ जाएगा। बेस्ट लिविंग ग्रुप्स बार बार रिपीटेडली आगे जाके बोलता रहूंगा। ठीक है, तो ये जो N2 और पानी है ये बेस्ट लिविंग ग्रुप्स है। आपको जहां पे ये ग्रुप्स दिख जाए N+1N+ या फिर OH2+, समझ जाना कि इस बेचारे मॉलिक्यूल के जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये तो छोड़ के भाग जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। These are amazing living groups. N2 and H2O are best living groups. ये पूरे ऑर्गेनिक की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कि N2 और वाटर, मतलब एंड वाला और कंडीशन मत लगा देना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये हम हाइड्रोकार्बन में देख चुके हैं। आप एल्कीन के ऊपर HX का एडिशन करा दो, आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। एल्काइल हैलाइड मतलब ये वाला कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल CH3Cl, ये एक एल्काइल हैलाइड है, या CH2Cl, CH2Cl ये भी एक एल्काइल हैलाइड है। डाई हैलाइड है पर एल्काइल हैलाइड तो है। एडिशन ऑफ X2 हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हमने हेलोजनेशन देखा था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर। तो ये सारे रिएक्शन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमको नई चीज एक देखनी है वो ये देखनी है कि अगर आप एक सिस कंपाउंड पे Br2CCl4 का एडिशन कराते हो, जो एक एंटी एडिशन है जिसमें 180 डिग्री पे से अटैक होता है, तो सिस पे एंटी कराने पर रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप सिस पे एंटी एडिशन कराते हो तो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, और अगर आप ट्रांस पे एंटी कराते हो तो आपको मीजो मिलता है। ओनली एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन। ये मैं सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए बात कर रहा हूं। सर ऐसा क्यों है? अगर मान लो मैं यहां पे CH3 को हटा के ET लगा देता तो ये POS यहां पे नहीं आता। तो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है और वो एल्कीन सिस है, अगर आपने उस पर एंटी एडिशन करा दिया तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, और अगर वो एल्कीन ट्रांस है उस पर आपने एंटी एडिशन करा दिया तो मीजो बनेगा। तो ये एक टेबल है, इसको आप याद कर लेना। अगर एक सिमेट्रिकल एल्कीन है उस पे अगर आप सिस पे सिन एडिशन कराते हो, मतलब सेम साइड से अटैक होता है, तो मीजो कंपाउंड बनेगा। सिस पे एंटी कराते हो तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ट्रांस पे एंटी कराते हो तो मीजो बनेगा, और ट्रांस पे अगर सिन कराते हो तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। यह आप टेबल याद कर लोगे तो आपका टाइम बचेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा इस टेबल को याद करके। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स पर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं SN1 रिएक्शन। हम SN1 रिएक्शन का रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये Br माइनस यहां से बाहर जाएगा। ठीक है, बनेगा क्या? Me3C प्लस Br माइनस। आप ध्यान से समझना, जो अगले पेज पर यहां पे इतनी सारी कंडीशंस लिखी हुई है, ये बिना रटे आप खुद से इनको निकाल सकते हो। मोस्टली बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ये 5 कंडीशंस को रटना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, ये जो 5 कंडीशंस है इनको रटना चाहता है। अभी देखो मैं एक एक करके आपको ये सारी कंडीशंस डिराइव करा देता हूं 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट लगेंगे, इतनी सारी कंडीशंस को आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, जिंदगी भर के लिए समझ जाओगे। तो आप फोकस करके पढ़ाई करना। देखो आपने क्या किया, आपने कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाया।
इसका मतलब C+ स्टेबल होना चाहिए। C+ कब स्टेबल होगा? जब आपका सबस्ट्रेट बल्की होगा, क्योंकि प्लस आई लग रहा है। तो सबसे पहली कंडीशन कवर हो गई, सबस्ट्रेट हमारा बल्की होना चाहिए है। अब अगर मान लो यहां पे मैं H2O की जगह OH- ले लेता, तो यार वो क्या करता, वो Br- को बाहर जाने ही नहीं देता। जिससे पहले कि Br- बाहर जाए, वो पीछे से आके अटैक करने की कोशिश करता। तो आपको एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो वेट करे। तो यार एक बार बताओ, कमजोर व्यक्ति वेट करता है कि जो बहुत ताकतवर है वो वेट करता है? जो ताकतवर है वो तो फटाफट से जाके लड़ाइयां करना शुरू कर देता है, नहीं पहले मैं। जो बेचारा कमजोर व्यक्ति है, जिसके अंदर धीरज है, वो बैठा रहता है कि यार मेरी बारी आएगी तब जाऊंगा। तो हमको न्यूक्लियोफाइल ऐसा नहीं चाहिए जो बहुत ही ज्यादा बड़ंगताल हो, हमको न्यूक्लियोफाइल ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा अटैकिंग हो, हमको न्यूक्लियोफाइल ऐसा चाहिए जो थोड़ा कमजोर हो। तो हम क्या लेते हैं? एक वीक न्यूक्लियोफाइल, पानी के जैसा। तो ये मेरी दूसरी कंडीशन भी हो गई, ठीक है। अब तीसरी चीज हमको समझने की है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी बन रहा है, नेगेटिव चार्ज भी बन रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सॉल्वेंट ऐसा होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों स्टेबलाइज हो जाते हैं। अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव को स्टेबलाइज करूंगा तो मेरा नेगेटिव चिल्लाना शुरू कर देगा कि मैं तो नहीं बन रहा, तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। तो मेरे को ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो पॉजिटिव को भी स्टेबलाइज कर दे और नेगेटिव को भी स्टेबलाइज कर दे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव को दोनों को स्टेबलाइज करा देगा। तो मेरे को कैसा सॉल्वेंट चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए है, ठीक है। अब ये जो Br- है, अगर मान लो मैं यहां पे एक सिल्वर का मेटल भी ले लूं, तो सिल्वर का मेटल इसके साथ आयनिक बॉन्डिंग कर देगा, इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो अगर मैं मेरे रिएक्शन में एक लुईस एसिड भी ले सकता हूं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके लीविंग ग्रुप एबिलिटी को और बढ़ा देगा, तो मेरा रिएक्शन और जल्दी होगा। तो हम फेवरेबल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो मेरे को लुईस एसिड भी चाहिए है। एक लास्ट बात कि ये जो मेरा बना है कार्बोकेटाइन, ये sp2 है, ये प्लेनर है, तो इसमें ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है। तो अगर ऊपर से भी अटैक होगा और नीचे से भी अटैक होगा तो मेरे को रेसेमिक मिक्सचर बनेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म समझने का सिर्फ ये एक तरीका है, अगर आप याद करोगे तो बर्बादी की तरफ बढ़ोगे। तुम्हारी पांचों कंडीशंस यहां पे लिखी हुई हैं, आपको समझ में आ गई, इसके अलावा मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे Br बाहर गया, OH अंदर आया, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल आया, Br जो लिविंग ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूशन किया, तो रिएक्शन का नाम पड़ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यूनिमोलिक्यूलर क्यों है? क्योंकि जिसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसके अंदर सिर्फ ये कार्बोकैटायन इन्वॉल्व है, उसके अंदर ना लिविंग ग्रुप इन्वॉल्व है और उसके अंदर ना न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, इसलिए इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। और ये इसलिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है? ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए हम बोल रहे हैं यूनिमोलिक्यूलर। सिर्फ एक मॉलिक्यूल इसमें हमारा इन्वॉल्व है, ठीक है। आई बात समझ में? ज्यादातर केसेस में प्रोडक्ट में इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? 5 से 20% आपको मिलता है और 80 to 95% रेसिमाइज होता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले, क्वेश्चन कैसा आता है, यार मैंने आपसे बोला कि रेसिमिक मिक्सचर बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, यहां पे मतलब यहां पे रेसिमाइजेशन हो रहा है, पर ये रेसिमाइजेशन 100% नहीं होता। क्या बोल रहा हूं मैं? रेसिमाइजेशन 100% नहीं होता, 45% रिटेंशन होता है, 55% इन्वर्जन होता है। देखो प्रॉब्लम क्या है, ये X- इस साइड से जा रहा है, H2O को अगर इसी साइड से आना पड़ेगा तो X- का उसको रिपल्शन झेलना पड़ेगा, जाते हुए लीविंग ग्रुप का रिपल्शन झेलना पड़ेगा। तो उसके लिए इजियर है कि वो पीछे से आ जाए, इसके रास्ते से आने की जगह, इसके जाने के रास्ते से आने की जगह पीछे से आ जाए। तो अगर वो पीछे से आ जाएगा तो इन्वर्जन होगा, तो ज्यादा इन्वर्जन होता है, रिटेंशन थोड़ा कम होता है, इसलिए 100% रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता। क्या बोल रहा हूं? 100% रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता। कुछ परसेंट में कौन सा ज्यादा बनता है? कुछ परसेंट में हमेशा जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनता है, जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनता है। खास बात ध्यान रखने की, यहां पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है SN1 रिएक्शन में, इसका मतलब रीअरेंजमेंट होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है इसलिए रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है इसलिए रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है इसलिए रीअरेंजमेंट होगा। ये लुईस एसिड भी ले लिया, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी ले लिया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज तो 1 डिग्री पे आएगा पर वो रीअरेंज होकर 3 डिग्री पे चला जाएगा, इसीलिए ये
एक SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आपको इनको सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन में जमाना है, तो यार यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन बन रहा है, बहुत बढ़िया होगा। जितना स्टेबल पॉजिटिव चार्ज बनेगा SN1 की रेट उतनी ज्यादा होगी। तो इसको हम की पॉइंट भी लिख सकते हैं कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन ROR की मैं बात करूं तो वो प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, किसके केस में, SN1 रिएक्शन के केस में। फॉर SN1 रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहां पे कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और वो भी बहुत भयंकर रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि बेंजीन रिंग का रेजोनेंस है। यहां पे रेजोनेंस की मात्रा थोड़ी कम है क्योंकि एक सिंगल जो डबल बॉन्ड है सिर्फ उसका रेजोनेंस है। यहां पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और ये तो भैया sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, जो बिल्कुल फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, तो रेट भी उसी ऑर्डर में आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं SN2 पे, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए ही नहीं कि पॉजिटिव चार्ज बने, हम तो ये चाहते हैं कि एक सिंगल स्टेप में काम हो जाए, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा कोई जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो वेट करता रहे कि Cl- पहले बाहर जाएगा, नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि एक ही स्टेप में सारा काम हो जाए। तो हम क्या लेंगे, एक 1 डिग्री सबस्ट्रेट लेंगे। पहली बात तो क्यों, क्योंकि अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अनस्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ही नहीं बना। थोड़ी बहुत जो गुंजाइश थी, हमने एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया। हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया। आपको सारी फेवरेबल कंडीशंस बता रहा हूं SN2 के होने की। तो 1 डिग्री सबस्ट्रेट होना चाहिए, लेस बल्की होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया तो वो इस KOH के OH- को स्टेबलाइज करा लेगा। तो हमने ये कौन सा सॉल्वेंट लिया है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। हमने कौन सा सॉल्वेंट लिया है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। तो तीनों कंडीशंस को यहां पे समराइज कर देता हूं। हमारा लेस बल्कि सबस्ट्रेट होना चाहिए, दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और तीसरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। तीसरा क्या, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए है। ऐसे कंडीशंस में SN2 रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, पर एक बार फिर से आप लोगों के लिए आई विल रिपीट इट, ठीक है ना। इसको मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो यार होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है, अटैक करता है, तो इसको बहुत खतरा बढ़ जाता है। मेरे पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो रखे हैं, मैं करूं तो क्या करूं। न्यूक्लियोफाइल इसके पास क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है। तो ना न्यूक्लियोफाइल मान रहा है ना ये हेलोजन मान रहा है। तो जैसे जैसे ये इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर देता है तो ये एक्स के बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देता है। तो इस पॉइंट पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ट्रांजिशन स्टेट के दौरान बहुत बार क्वेश्चन इस पे भी बनता है कि ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है उसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो ये बॉन्ड तो फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे इसका इन्वर्जन हो जा रहा है। देखो पहले ये वाला ग्रुप राइट में जुड़ा था, ये वाला ग्रुप लेफ्ट में जुड़ा है। इसके इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण ये ग्रुप ऐसे हो जाते हैं। अभी आपको विजुलाइज करा दूंगा, ई सरल की पावर है विजुलाइजेशन की। और X माइनस एज लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है भाई, न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट को अपोजिट डायरेक्शन से करता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है ट्रांजिशन स्टेट में, बायोमोलिक्यूलर 1 स्टेप कंसर्टेड प्रोसेस है, एक ही स्टेप में सारा रिएक्शन हो रहा है। तो सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है इसकी रेट डिटरमाइन करने के लिए और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूं, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो रेट भी बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है SN2 रिएक्शन के टाइम पर कि अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूं तो मेरी रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूं तो मेरी रेट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये जो मोड है अटैक का, ये इन्वर्जन कॉज करता है, इसको हम वॉल्टन इन्वर्जन भी बोलते हैं। तो यार बहुत सिंपल से एनिमेशन से आपको समझा देता हूं। ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये बड़ा वाला जो ब्लू वाला है ये मेरा लिविंग ग्रुप है। तो अब आप देखना ध्यान से एकदम, ये पहले इस शेप का है, अब जब अटैक होगा तो देखना इसका शेप क्या हो जाएगा, ये गया, इसके रिपल्शन से ये ग्रुप्स उधर चले गए, तो इन्वर्जन हो गया शेप का। अगर ये पहले एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R लेके बैठा था तो ये अब S हो जाएगा। इसको हम अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। देखो जैसे इस छात्र के साथ, इस बालक के साथ हुआ ना, ऐसे एग्जैक्टली उस कंपाउंड में भी आप रिलेट करोगे। बहुत ज्यादा तूफान है, हवा चल रही है, तुम्हारा छाता
पलट जाता है, वैसे ही इसका भी छाता पलट गया था। तो इसको वॉल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं? वॉल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यार लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड सबस्ट्रेट होना चाहिए ताकि न्यूक्लियोफाइल आराम से अप्रोच कर सके। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, ये एल्कलीन मीडियम में होगा तो बेटर है। ठीक है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसमें होना चाहिए। हमने सारी चीजें देख ली। यहां पे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा नेसेसरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यार लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हम रिप्लेस मार देते हैं लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप से, तो वो किधर भी जाए उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइकिल तो 1 से 2 से 3 ही हमेशा घूमेगी। तो यार इन्वर्जन, ये याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि क्या हमेशा इन्वर्जन होगा? क्या इन्वर्जन तो हमेशा होगा, पर हमेशा क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा? क्या एब्सोल्यूट इन्वर्जन तो होगा, पर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब आर या एस, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना नेसेसरी है क्या? तो आंसर चल जाएगा नहीं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना नेसेसरी नहीं है, वो सेम भी रह सकता है। ठीक है, अगर बीटा कार्बन पे अनसैचुरेशन है, मतलब आप जिस पे SN2 करवाने वाले हो, ये X है लिविंग ग्रुप, इसका पास वाला कार्बन अल्फा और जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा के वो बीटा, तो ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ती है ट्रांजिशन स्टेट में। एक बात और ध्यान से देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर सवाल आ जाते हैं कि SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ेगा। ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड ट्रांजिशन स्टेट है। ये क्या है? एक नेगेटिवली चार्ज्ड ट्रांजिशन स्टेट है। तो जितने ज्यादा एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप लगे होंगे सबस्ट्रेट में, ये sp2 कार्बन है, यहां पे ये बढ़िया से इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा माइनस आई इफेक्ट के थ्रू, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर अनसैचुरेशन होता है बीटा कार्बन के प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में, तो SN2 का रेट बढ़ जाता है। इसीलिए अलाइल हैलाइड हो चाहे बेंजाइल हैलाइड हो, वो अच्छे सबस्ट्रेट होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिवली चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुए या नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स अगर हुए, तो SN2 रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन में आपको ऐसे ग्रुप्स चाहिए लगे हुए जो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के दूसरे तरीके देखते हैं जो अभी तक हमने नहीं देखे हैं। आप एल्कोहल से SN1 पाथ के थ्रू रिएक्शन करवा सकते हो लुईस एसिड की प्रेजेंस में, ZnCl2 लुईस एसिड, इसको लूकास रिएजेंट भी बोला जाता है। इसको हम डिटेल में एल्कोहल में पढ़ेंगे। जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना ही बढ़िया प्रोडक्ट बनेगा। बहुत सही बात है, जो इंटरमीडिएट है उसको जितना ज्यादा स्टेबलाइज करोगे वो उतना ज्यादा रिएक्शन को आगे लेके जाएगा, उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, तो रीअरेंजमेंट भी होगा। तो अगर मेरे पास टर्शरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो और प्राइमरी अल्कोहल हो, तो टर्शरी अल्कोहल की रेट ज्यादा आएगी। अगर मैं HCl प्लस ZnCl2 लेता हूं तो वो लूकास रिएजेंट कहलाता है और अल्कोहल टर्बिडिटी देते हैं लूकास रिएजेंट के साथ। यहां पे इसको सिर्फ याद कर लो, डिटेल में अल्कोहल में पढ़ेंगे। ठीक है। फॉस्फोरस हैलाइड्स, चाहे आप PCl5 ले लो चाहे आप PCl3 ले लो, यहां पे ये SN2 पाथ के थ्रू जाएगा, मतलब यहां पे इन्वर्जन होगा। मेन चीज क्या है कि आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो अगर फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन होगा तो SN2 के थ्रू होगा। अगर अल्कोहल से आप हैलाइड बनाओगे तो SN1 पाथ के थ्रू जाता है जनरली। पर अगर हम ये ले रहे हैं तो HCl ZnCl2 एसिडिक प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो वो SN1 पाथ को लेगा, अल्कोहल से ही बना रहे हैं। पर अगर आप अल्कोहल के ऊपर डायरेक्टली PCl5 का रिएक्शन करवा दोगे तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, इन्वर्जन के थ्रू रिएक्शन होगा। अगर आप डार्जन रिएक्शन करवाते हो, अब ये बड़ा टिपिकल केस है। ठीक है, बहुत सारी इसमें खास बातें भी होती है पर दुनिया भर के कंफ्यूजन भी इसी केस में होता है। दो तरीके होते हैं डार्जन रिएक्शन कराने के। अगर पायरिडीन दिया हुआ है तो SN2 पाथ आएगा और इन्वर्जन होगा, पर अगर पायरिडीन नहीं दिया हुआ है तो SNI मैकेनिज्म होगा और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। बहुत सिंपल सी बात है यार, इसको याद रख लेना कि अगर पायरिडीन लिया है तो SN2 मतलब इन्वर्जन, और अगर पायरिडीन नहीं लिया आपने डार्जन रिएक्शन में तो SNI
मतलब रिटेंशन, SNI मतलब रिटेंशन, और ये बहुत हाई यील्ड मैकेनिज्म है। डार्जन्स रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड रिएक्शन अगर आपको एल्काइल हैलाइड का प्रोडक्शन करना है तो। सर ऐसा क्यों? आप ध्यान से अगर देखोगे तो SO2 गैस बनके उड़ रहा है, HCl गैस बनके उड़ रहा है। ली शैटिलियर प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर मैं प्रोडक्ट को हटाता जाता हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती जाती है। तो ये रिएक्शन भारी मात्रा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और बहुत अच्छी यील्ड देती है। ठीक है, आप हैलाइड एक्सचेंज करा सकते हो। RCl या RBr पे आप KI का रिएक्शन करवाओगे ड्राई एसीटोन में तो SN2 पाथ के थ्रू RI बन जाएगा। अगर आपको F लगानी है, अगर मेरे को फ्लोराइड बनाना है, एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चीज होती है, क्योंकि यार फ्लोरीन ज्यादातर तो आयनिक कंपाउंड बनाता है, वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाने में विश्वास नहीं रखता है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी होती है, तो रिप्लेसमेंट करना मुश्किल है। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं CH3Cl का रिएक्शन HgF2 के साथ कराऊं तो SN2 पाथ के थ्रू मेरे पास एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा, CH3F का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, CH3F का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3F का फॉर्मेशन हो जाएगा। सैंडमायर्स रिएक्शन, आपको अगर अराइल हैलाइड बनाने हो तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एराइल हैलाइड, ठीक है, या हेलो अरीन्स। ठीक है, तो आप क्या करो, आप ये वाला कंपाउंड ले लो, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे जब हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ रहे होंगे और एल्कोहल में पढ़ रहे होंगे। तो CuCl के साथ रिएक्शन करा लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये बन जाएगा। यहां पे भी Br जुड़ जाएगा। HbF4 लोगे तो पहले N2BF4 जुड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये वाला कंपाउंड बनेगा, डायरेक्टली नहीं बनेगा। ठीक है, बोरोडीन हंसडी का रिएक्शन हो गया, RCOOAg आपने लिया है, उसके साथ Br2 का रिएक्शन करा दो, CCl4 सॉल्वेंट में, CCl4 मीडियम प्रोवाइड करेगा, बना देगा RBr। खास बात क्या है, रेडिकल इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, इसका मतलब जितना ज्यादा रेडिकल स्टेबल होगा उतनी ज्यादा ये रिएक्शन आगे जाएगी। और एक खास बात आपको बताता हूं कि इस रिएक्शन में एक कार्बन कम हुआ है, एक कार्बन का माइनस हुआ है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डिग्रेडेशन रिएक्शन। और सर एक खास बात और नहीं बताई आपने, मैं बोलूंगा क्या सर? वो खास बात है कि क्योंकि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बन रहा है तो यहां पे प्लेनर इंटरमीडिएट है। क्या है? प्लेनर इंटरमीडिएट है। क्या है बच्चों? यहां पे प्लेनर इंटरमीडिएट है। तो ये जो प्लेनर इंटरमीडिएट है, ये इस पे ऊपर से भी रिएक्शन होगा, नीचे से भी रिएक्शन होगा, इसलिए बोरोडीन हंसडी का रिएक्शन में प्लस माइनस दोनों बनते हैं, मतलब रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। बोरोडीन हंसडी का रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर का प्रोडक्शन होता है, जैसे SN1 रिएक्शंस में रेसिमिक मिक्सचर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, COH ये जाएगा, यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा जो रेजोनेंस में भी जाएगा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो अगर आपको कार्बन के आइसोटोप दिए हुए हैं बोरोडीन हंसडी का रिएक्शन में, तो याद रखना दो प्रोडक्ट बनेंगे। आपसे ये दे दिया जाएगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो कोई देता नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछेगा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बता दो। अब आप जल्दीबाजी में ध्यान तो दोगे नहीं, आंसर 1 मार्क करके आ जाओगे। पर एक जनरल टिप दे देता हूं, बहुत धांसू टिप है, कभी भी अगर आपको ये आइसोटोप दिया हुआ है ना कंपाउंड में, तो सोच लेना, ये ध्यान लगा लेना अपने दिन में कि यार कुछ ना कुछ तो एग्जामिनर लोचा कर रहा है, एग्जामिनर के मन में चोर आ गया है जो उसने यहां पे आइसोटोप लगा दिया है। तो अपने कान खड़े हो जाने चाहिए, आप चौकन्ने हो जाने चाहिए अगर आइसोटोप आ गया है। तो अगर आप Br2 की जगह I2 ले लोगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, मेरे एसिड के सॉल्ट के साथ मैं AgOH Br2CCl4 की जगह AgOH I2CCl4 ले लूंगा, तो यहां पे एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है और इस रिएक्शन को बिंड सिमोनिनी रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बिंड सिमोनिनी रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बिंड सिमोनिनी रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाइयों बहनों? बिंड सिमोनिनी रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं फटाफट से एलिमिनेशन रिएक्शन पर। 4 तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। E2 E1 ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। E1CB अपने ही मॉलिक्यूल में से धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है। सिमिलरली EI एलिमिनेशन इंटरनल रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है?
एलिमिनेशन इंटरनल रिएक्शन। तो अपन एक एक करके देख लेते हैं। पहले बायोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन E2, इसको देख लेते हैं। तो आप डिहाइड्रो हेलोजनेशन करा लेते हो, एल्कीन बना लेते हो। तो एल्कीन के फॉर्मेशन में हमने ये रिएक्शन देखी थी। हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं यार, अगर आप पानी के साथ KOH ले लोगे ना तो वो OH- को स्टेबलाइज कर देता है, वो OH- के चारों तरफ एक लेयर बना देता है, जिससे OH- की इच्छा शक्ति H+ को खाने की कम हो जाती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एक्वस KOH क्यों नहीं लिया। एक्वस KOH अगर ले लूंगा तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम कर जाएगा, वो बेस की तरह से काम नहीं करेगा। तो लेना तो एल्कोहलिक KOH, और क्योंकि आप एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे हो जो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो आपको हीट भी लेना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है, 2 स्टेप का प्रोसेस है। B- H खाएगा, ये बॉन्ड बनेगा, H कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा और कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि कार्बन तो हाथ खड़े कर देगा, मैं तो नेगेटिव चार्ज नहीं रखूंगा। वो बच्चे होते ना रोने लग जाते हैं, मैं तो ये काम नहीं कर रिया, मैं तो नहीं लूंगा ये वाला नेगेटिव चार्ज। कार्बन हाथ खड़े कर देगा, हाइड्रोजन बोलेगा अरे मैं क्या करूं, बेस तो मेरी जान खा रहा है ना भाई, बेस तो पीछे पड़ा हुआ है, तू मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। अब मैं तेरे इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा तो तू रोएगा, दे के जा रहा हूं तो तू रो रहा है, तू जान तेरा काम जाने, मैं तो जा रहा हूं। तो हाइड्रोजन तो पल्ला झाड़ के निकल लेगा। अब ये कार्बन जो है ये हेलोजन को बड़ी अच्छी नजरों से देखता है, एक्सपेक्टेशन वाली नजरों से देखता है। अरे सुनना, ये हेलोजन होता है क्या है यार, एक बार बताऊं, पीरियोडिक टेबल में मैंने सीखा था कि जो आदमी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज उसके पास ही रहना चाहिए। तेरा क्या विचार है? तो हाँ यार, नेगेटिव चार्ज तो उसी के पास रहना चाहिए। जैसे ही हेलोजन ये बोलता है कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज ये उसको खिसका देता है, ये मॉलिक्यूल के बाहर, और कार्बन पे बन जाता है डबल बॉन्ड। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहां पे भी ट्रांजिशन स्टेट में नेगेटिव चार्ज है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा ये उतना ही रिएक्शन आगे जाएगा। ठीक है, ये सिंगल स्टेप बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन है, इसलिए मैंने E2 लिखा था। नीचे 2 लिखना मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्टिविटी ऑर्डर सब प्रोडक्ट से डिफाइन होता है। देखो एक और खास बात, अगर आपके पास हीट है, अगर आपके पास एनर्जी है, तो आप हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट ही बनाओगे। अगर मैं आज आपको बोल दूं कि इनफाइनाइट पैसा है तो सारी चीजें बेस्ट ही लाओगे, बाइक भी बेस्ट लाओगे, घर भी बेस्ट बनाओगे, बीवी भी बेस्ट लाओगे, सब कुछ बेस्ट करोगे, टीवी भी बेस्ट लाओगे, खाने का आइटम भी बेस्ट आएगा। यहां पे क्योंकि एनर्जी बहुत मात्रा में है, और अगर एनर्जी बहुत मात्रा में है तो बेस्ट प्रोडक्ट ही बनाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना यार। सर आप ये एनर्जी ज्यादा है तो बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, ये क्यों बोलते रहते हो? बहुत सिंपल सी बात है, ये मेरा एनर्जी का ग्राफ है, ये मेरा रिएक्टेंट है। मान लो बेस्ट प्रोडक्ट को बनाने में मेरी इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, कम बेस्ट प्रोडक्ट को बनाने में मेरी एक्टिवेशन एनर्जी तो कम है पर ओवरऑल एनर्जी उसकी कम है। ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्ट 2 है जो कम स्टेबल है, ये मेरा प्रोडक्ट 1 है जो ज्यादा स्टेबल है। भगवान ने मेरे को इतनी एनर्जी दी हुई है कि मैं इतनी एनर्जी खर्च कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली यार मैं फाइनली ज्यादा स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो दिस इज TCP, यहां पे TCP से डिसाइड हो रहा है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अगर 8 मेंबर्ड या उसके ऊपर वाली रिंग है और वहां पे डबल बॉन्ड हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हो जाएंगे? 2 ही हो जाएंगे, 2 ही भैया, 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो जाएंगे, एक इसका सिस फॉर्म और एक इसका ट्रांस फॉर्म। ठीक है, E2 रिएक्शन में क्या होता है भैया? एंटी रिएक्शन होना चाहिए है। यहां पे 2 ग्रुप एंटी में होने चाहिए। जो बेस ने हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया और जो लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है वो दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड में क्या है? ये मेरी अल्फा पोजीशन है क्योंकि ये मेरा Br, इसकी अल्फा पोजीशन ये 2 बीटा पे मेरे पास हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन एज इन Br, दोनों वेज वेज पर है, एक हाइड्रोजन डैश पर है, तो सिर्फ बीटा 1 के साथ रिएक्शन होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, बीटा 2 के साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का याद रखना कि जो हाइड्रोजन है जो बेस खाने वाला है और जो लिविंग ग्रुप है वो एक दूसरे के एंटी में होने चाहिए है। वो क्या होने चाहिए? एक दूसरे के एंटी में होने चाहिए। इवन रिएक्शन SN1 रिएक्शन का भाई होता है, इसमें पहले स्टेप में हेलोजन छोड़ के बाहर भाग जाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा यहाँ पे ये X नहीं है, दिस इज एन H। ठीक है, यहाँ पे H है, लड़ना मत मेरे से कि सर यहाँ पे H जादू से कैसे आ गया, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो पहले हेलोजन लिविंग ग्रुप बन के बाहर जाएगा, ये भी कार्बन माइनस नहीं है, ये X माइनस है। ठीक है, यहाँ पे ये X माइनस है तो X माइनस चला गया बाहर,
बन गया मेरे पास क्या, एक कार्बोकेटायन। तो इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, रेडी हो? अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछने वाला हूं, क्या आप लोग रेडी हो? जब भी कार्बोकेटायन बनेगा तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज बता दो। जब भी कार्बोकेटायन बनेगा तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज बता दो। याद रखना यहां पे रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है? कार्बोकेटायन बनते ही रीअरेंजमेंट का याद रखना। पॉजिटिव चार्ज है, तड़प रहा है, कोई इसका H+ ले जाए, डबल बॉन्ड बना ले, बेस बोलेगा मैं हूं ना, वाई वरी व्हेन आई एम देयर। तो बेस आएगा, इसका हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके लेके जाएगा और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। मेजर प्रोडक्ट जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ही बनेगा। पर वापस से हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बन सकता है अगर आपका बेस बहुत ज्यादा ही बल्की हो गया E2 रिएक्शन के केस में, ठीक है? तो यहां पे क्या होगा भैया, यहां पे ये होगा कि 2 एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है। एक एल्कीन यहां पे बन सकती है, एक एल्कीन यहां पे बन सकती है। जो ज्यादा मेजर है, मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, वो वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो ज्यादा मेजर बनेगा, ठीक है? E1 की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है? यूनिमॉलिक्यूलर होता है, इसके RDS में सिर्फ कार्बोकेटायन आता है। फर्स्ट ऑर्डर का ये रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट होगा। सेकंड स्टेप में बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है एडजेसेंट टू द कार्बन और एल्कीन बना लेता है। अब एक होता है इंटरनल एलिमिनेशन, ठीक है? इसमें आपकी एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है सबस्ट्रेट का, ऐसा कुछ होता है। तो एस्टर का पायरोलिसिस इसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल है जो हमारे कोर्स में सिर्फ यही है। तो होता क्या है, जब आप इसको हीट करते हो तो ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ नाता तोड़ लेता है, क्योंकि इसको बाहर भागना होता है यहां से, ठीक है? ये जैसे इसके साथ नाता तोड़ने की कोशिश करेगा, इस वाले ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये चिल्लाना शुरू कर देता है, यार मैं पहले न्यूट्रल था, मेरे को नेगेटिव क्यों दिया? ये जबरदस्ती करना शुरू कर देता है इस हाइड्रोजन के साथ, ये इस हाइड्रोजन को खाने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम क्या हुई, ये ऑक्सीजन जाएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ लेके जाएगा। भाई गुंडा है वो तो गली का, ठीक है? ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा, तो यहां पे एक डेल्टा प्लस बनना शुरू हो जाता है। ये से H+ खाता है, यहां पे डेल्टा नेगेटिव शुरू हो जाता है। अब दोनों कार्बन खुश हो गए, भैया बहुत बढ़िया काम है, तू मेरा H ले जा, ऑक्सीजन तू भी निकल, मैं एल्कीन बन के स्टेबल हो जाऊंगा, तुम अपना काम चलाते रहना, एसिड बन जाना, तुम भी फ्री मैं भी फ्री। तो यहां पे अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। कितना मेंबर्ड, 6 मेंबर। तो जब भी 6 MCTS बनेगी या 5 MCTS बनेगी तो ये फेवरेबल कंडीशन होती है। 6 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग थोड़ा सा अपनी चेयर फॉर्मेशन या एनवेलप फॉर्मेशन करके स्टेबलाइज हो जाती हैं, जिसके कारण रिएक्शन आगे चल जाता है। तो दिस इज EI, क्लियर है? ये क्या है, EI है। यहां पे ध्यान देने की बात क्या है कि हमेशा लेस हिंडर्ड प्रोडक्ट मेजर बनेगा, लेस हिंडर्ड मेजर बनेगा, यही यहां पे बस याद रखने की चीज है। हमेशा इस वाले केस में याद रखना, ये तो पूरा बाहर हो जाएगा। एस्टर के केस में जब पायरोलिसिस होगा, पायरोलिसिस, अच्छा ये भी बता दो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको पायरोलिसिस क्यों बोलते हो? हाइड्रोलिसिस का माने पानी ने तोड़ा, पायरो मतलब क्या होता है, पायरो मतलब होता है आग। तो अगर किसी चीज को आग तोड़ती है, आग लगा दी किसी ने हमारे बीच में, तो उसको बोलते हैं पायरोलिसिस। तो अगली बार अगर कोई आपके जीवन में आग लगाने की कोशिश करे तो उसको बोलना है पायरोलिसिस मत कर। आधे आदमी तो वैसे डर के भाग जाएंगे कि ये तो सटका हुआ है, ये तो पागल है, पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रहा है। तो पायरोलिसिस मतलब आग लगा के तोड़ना, आग लगा के बॉन्ड टूटा, एसिड बन गया और एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। और एल्कीन कौन बनेगी, लेस हिंडर्ड एल्कीन बनेगी, ठीक है? तो ये वाला एल्कीन बनेगा। यहां पे 2 पॉसिबिलिटी थी, β1 से खा सकते हैं या β2 से खा सकते हैं। β2 से खाते तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता, पर हमारा ये जो 6 MCTS बन रहा है, ये ज्यादा हिंडर्ड के साथ बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो EI में जो चीज हमको याद रखनी है, EI में जो चीज हमको याद रखनी है, वो ये बात याद रखनी है कि भैया लेस हिंडर्ड वाला प्रोडक्ट हमको बनाना है। अब ये जो रिएक्शन होती है ना E1CB, ये मैं बोलता हूं नकटे Lg की रिएक्शन है। E1CB किसके लिए होती है, जो लिविंग ग्रुप एकदम नकटे होते हैं। यार ये हमारी हाड़ोती की भाषा का शब्द है, पता नहीं आप लोगों को पता हो कि नहीं बताओ, बट नकटे का मतलब जो एकदम, यार वो लोग होते हैं ना जो किसी की सुनते ही नहीं है, एक बार चिपक गए तो चिपक गए, उसके बाद जाते ही नहीं है, जिनको किसी के बोलने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये हमेशा किसके लिए होती है, ये नकटे लिविंग ग्रुप्स।
जो एकदम पुअर लिविंग ग्रुप्स होते हैं, जो एकदम पुअर एल्जीज होते हैं, ये उनके लिए होती है। ये किसके लिए होती है? ये पुअर एल्जीज के लिए होती है। ये किसके लिए होती है? पुअर एल्जीज के लिए होती है। किसके लिए होती है? पुअर एल्जीज के लिए होती है। जैसे F और NR3 पुअर लिविंग ग्रुप के लिए सबस्ट्रेट के पास कुछ एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए हैं। तो यहां पे क्या होता है कि जो बेस है ये इसका हाइड्रोजन खा जाता है। अब कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव बन गया, अब कार्बन पे नेगेटिव रखूं कि हेलोजन पे? चॉइस बहुत सिंपल है, कार्बन लात मार के बाहर निकाल देता है। एक ऑप्शन ये भी होता है कि ये जो बेस है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम कर लेता, इधर से अटैक कर लेता, एक्स बाहर चला जाता, बट दिस एक्स इज अ पुअर एलजी, तो ये बाहर जाएगा ही नहीं। पर ये बेस को तो अटैक करना है क्योंकि कार्बन पे उसको तो बस उसका काम है, अटैक कर देगा। ये एच खा के दूसरे रास्ते से इसको बाहर निकाल देगा। तो अगर मान लो मेरे पास ये एक चीज है, ठीक है, तो मेरे को याद क्या रखना है कि कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है। कौन सा इंटरमीडिएट है? E1CB के अंदर कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है। कौन सा इंटरमीडिएट है E1CB के अंदर? कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है। कौन सा इंटरमीडिएट है E1CB के अंदर? कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है। तो एक बार बताओ, मैं नेगेटिव चार्ज यहां बनाऊं कि यहां बनाऊं? यार ये तो भैया ये तो 2 डिग्री है, इस पे इसका प्लस आई लग रहा है, तो अगर मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज बना दूंगा तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज में इधर बनाऊंगा, तो वापस से जो लेस स्टेबल एल्कीन है वो मेजर बनेगा। क्यों? क्योंकि कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है। क्योंकि क्या है? कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है। ठीक है, ये इसका स्पेशल एप्लीकेशन है E1CB का। टेट्रा एल्काइल एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सर ये क्या नाम लिख रखा है आपने? तो ये देखो टेट्रा एल्काइल 1 2 3 4 और ये अमोनियम ग्रुप, इसलिए टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पाइरोलिसिस, हीट करके उसको तोड़ना। OH- की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है। वापस से कैसे टूटता है? OH- आएगा, इसका एक H खाके जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इधर और ये यहां से बाहर। ठीक है, ये पुअर एलजी है, यहां पे लिखा हुआ भी है दिस इज अ पुअर एलजी। यहां पे भी एग्जैक्ट सेम बात है। यहां से मैं इधर से हाइड्रोजन खा सकता हूं, इधर से हाइड्रोजन खा सकता हूं, यहां से हाइड्रोजन खाऊंगा, इसका प्लस आई लग रहा है तो ये टूटेगा, इधर से माइनस चार्ज आएगा, इधर ये इधर क्लोज होगा, ये इसको इधर से बाहर निकाल देगा। तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास इथीन मेजर बनेगी। मेरे पास क्या होगा? मेरे पास इथीन मेजर बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी? यहां पे इथीन मेजर बनेगी। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब एलिमिनेशन होगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा। तो मैंने ये एक टेबल बना रखी है आपके सामने, मैंने अटैकिंग रिएजेंट्स भी रख रखे हैं। तो अब हम देख लेते हैं। मान लो मैंने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया, एल्कोहलिक KOH के केस में हमेशा एलिमिनेशन फेवर होता है। ध्यान से सुनना, अब ये टेबल आपके सारे सवाल सही कर देगी अगर आपने ध्यान से सुन लिया। तो एल्कोहलिक KOH के केस में हमेशा एलिमिनेशन फेवर्ड होता है, चाहे 1 डिग्री हैलाइड हो, चाहे 2 डिग्री हैलाइड हो, चाहे 3 डिग्री हैलाइड हो। ठीक है, पर अगर मैं एक्वस KOH लेता हूं जो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, बेस ठीक ठाक है बट न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो 1 डिग्री हैलाइड पे वो SN2 देगा। 2 डिग्री हैलाइड पे अगर टेम्परेचर कंडीशंस नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर की कंडीशंस ली हुई हैं, तो SN2 ज्यादा होगा, E2 कम होगा। पर अगर टेम्परेचर भी लिया हुआ है तो फिर E2 ज्यादा होगा। पर अगर 3 डिग्री हैलाइड है तो बिना टेम्परेचर के भी E1 हो जाता है एक्वस KOH के केस में भी। थोड़ा बहुत टेम्परेचर तो आपको लेना पड़ेगा, टेम्परेचर आपने लिया हुआ है या हम एज्यूम कर रहे हैं तो E1 फेवर्ड होगा। पर अगर आपने वीक न्यूक्लियोफाइल लिया है तो 1 डिग्री हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। 2 डिग्री हैलाइड में भी SN1 देगा और 3 डिग्री हैलाइड में भी SN1 लेगा। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को रट के चल जाना। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपकी टेबल है जो आपको कब सब्स्टिट्यूशन कराना है, कब एलिमिनेशन कराना है, इसके बारे में बता रही है। ठीक है, तो एक सवाल भी है, मान लो मैंने एक 2 डिग्री हैलाइड लिया है, एक्वस KOH ले लिया मैंने, ठीक है, तो SN2 रिएक्शन हो जाएगा, पूरा का पूरा इसमें इन्वर्जन हो जाता है। मैंने अगर पानी लिया है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये SN1 के थ्रू जाएगा, यहां पर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। और अगर मैंने एल्कोहलिक KOH लिया है तो एंटी होगा। ठीक है, तो मेरा ये ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, मेरा क्या बन जाएगा? मेरा ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलो। अराइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी, यार अगर मैं इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहता हूं तो मेरे को 623 केल्विन और बहुत हाई प्रेशर पे रिएक्शन करवाना पड़ेगा। ये अराइल
ये मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एराइल हैलाइड्स के अंदर। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, नीट में, जेईई मेंस में भर भर के पूछे जाती है, जिसके बाद में कराने वाला हूं। ठीक है, अगर आप एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दोगे ऑर्थो और पैरा पे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है? क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। जब हम इसके अगर रिएक्शन मैकेनिज्म को देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज होता है इंटरमीडिएट में, तो आपको ऐसे ग्रुप लगाने हैं जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर दे, जैसे NO2 वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है। अब ध्यान से देखना, मैंने अभी यहां पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया है, ऑर्थो मेटा पैरा पे कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली ये मेरी क्लोरोबेंजीन है। इसका रिएक्शन करवाने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर चाहिए। पर अगर मान लो मैं यहां पे ये बना देता हूं, मैंने 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो प्रेशर तो चाहिए ही नहीं, ये रिएक्शन डायरेक्टली सिर्फ वार्म करने पर, थोड़ा हल्का फुल्का पानी गर्म करने पर हो जाएगी, या थोड़ा हल्का फुल्का गर्म करने पर हो जाएगी। 2 NO2 लगाऊंगा, एक ऑर्थो और एक पैरा पे, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। एक NO2 लगाऊंगा, टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, और अगर कोई भी NO2 नहीं लगाऊंगा तो और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में बार बार पूछी जाती है, हर साल ये एग्जाम में आ रही है, बोर्ड एग्जाम हो, नीट हो, जेईई हो, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जितने ज्यादा NO2 ग्रुप बढ़ाता जाऊंगा रिएक्शन उतना ही इजीली कम टेम्परेचर पे होता जाएगा। ठीक है, अगर आपको मान लो NH2 लगाना है तो आप NH3CO2O 200 डिग्री सेल्सियस प्रेशर पे क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवा दो, आपको ये एनिलीन मिल जाएगी। मतलब एनिलीन बनाने के रास्ते बता रहा हूं, किससे? एराइल हैलाइड से। Br की प्रेजेंस में KNH2, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पे भी हो जाएगा। CuCN पायरिडीन के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस हाई प्रेशर, आपको साइनाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये सारी रिएक्शंस याद करने वाली हैं, इनका मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमको ये पता होना चाहिए कब कैसा प्रोडक्ट बने वाला है। तो आप क्लोरोबेंजीन पे NH3CO2O कराओगे, एनिलीन, ब्रोमीन के साथ KNH2 कराओगे, फिर से एनिलीन, और Cl पे CuCN का रिएक्शन करोगे पायरिडीन की प्रेजेंस में, तो बेंजीन के ऊपर CN ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, एक फिटिक रिएक्शन होती है, सोडियम और Et2O। ठीक है, ये ईथर है, सोडियम ईथर की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं क्लोरोबेंजीन को, तो ये बायफिनाइल रिंग्स वाला एक हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बायफिनाइल रिंग वाला कंपाउंड कैसे बनाना है, तो आप उनको बोलोगे क्लोरोबेंजीन लाओ, सोडियम ईथर की प्रेजेंस में उसको हीट कर दो, आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन से क्या हुआ? हमारा अराइल प्रोडक्ट बन गया, 2 एरोमेटिक रिंग्स आपस में जुड़ गई। ऐसा सिमिलर रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन देखा था, जहां पे हमारा आरआर प्रोडक्ट बन रहा था। तो अगर आरआर बनता है तो वुड्स, अगर अराइल बनता है तो फिटिग, और अगर आर बनेगा तो वुड्स फिटिग। मतलब एक तो हो एल्काइल ग्रुप और एक हो अराइल ग्रुप, तो रिएक्शन को बोलेंगे वुड्स फिटिग। ठीक है, रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिएक्शन को बोलेंगे वुड्स फिटिग। एकदम वुड्स रिएक्शन जैसा रिएक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट हमने यहां पे एल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड लिया है। तो फिटिक को याद करने का शॉर्टकट क्या है कि आप वुड्स को याद कर लो, वुड्स तो आपको आती ही है। उल्मान रिएक्शन, आपको 4 रिंग्स अगर साथ में जोड़नी है तो पहले आप इसका रिएक्शन कॉपर के साथ हीट करके करा लो, ये बन जाएगा। इस पे 2 आयोडीन सब्स्टिट्यूट करा लो, फिर वापस से रिएक्शन को क्या कर दो? रिपीट कर दो, तो आपके पास फाइनली ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो ऐसा कंपाउंड अगर आपको बनाना है तो आपको उसके लिए स्टार्टिंग स्पीशीज चाहिए आयोडोबेंजीन, इसका जो भी नाम है, एग्जैक्ट नाम इसका जो भी है, पर बेंजीन के ऊपर एक आयोडीन लगा हुआ है। तो यार आज हमने सुपर क्विक तरीके से अपना रिवीजन कर लिया है, एकदम फोड़ दिया है हमने। ठीक है,